हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई पारिवारिक कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। लगभग साल भर के बाद विजेंद्र श्रीवास्तव ने दिव्या को अर्चित का सरनेम बदलने का ऑफर दिया था। विजेंद्र श्रीवास्तव के बड़े भाई रांची में नेत्र चिकित्सक थे। उनकी खुद की लड़की डॉक्टर थी और उसकी शादी के लिए कई घरानों से रिश्ता आ रहा था। देवयोग से दिव्या की कजन उम्र में दिव्या से 6 माह छोटी थी। घर में ये बात चल रही थी कि पहले दिव्या की शादी होगी, उसके बाद ही डॉक्टर साहिबा दुल्हन बनेगी, फिर दीपिका की शादी का भी समय आ जाएगा। विजेंद्र श्रीवास्तव बहुत दिनों तक दिव्या की जिद छुपाए हुए थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब दिव्या के सिर से इश्क का बुखार उतरेगा तो वो खुद माँ बाप की बात मान लेगी। फिर उन्हें किसी और से ही पता चला कि दिव्या ने बेंगलोर की नौकरी छोड़ दी है, फिर नोएडा में बेंगलोर से कम सैलरी में ड्यूटी ज्वाइन की है। बेचारा मजबूर पिता खून का घूंट भरकर रह गए थे। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला था कि दिव्या और अर्चित एक साथ ही लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बेचारे सिर पीटकर रह गए। कई बार इच्छा होती थी कि वे अपनी ताकत का जलवा दिखलाए, मगर किस पर? अपनी बेटी पर या अर्चित पर? किसी ब्याता पत्नी और दिव्या में सिर्फ इतना फर्क था कि वो मांग में सिंदूर नहीं भरती थी और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती थी। दिव्या का भाई एक बार दिल्ली किसी काम से आया था, तब दिव्या उसे फरीदाबाद अपने 1 BHK के फ्लैट में रहने के लिए बुला ली थी। वो बहुत चतुराई से भाई से ये छुपाने का प्रयास कर रही थी कि वो अर्चित के पड़ोस में जरूर रहती है, पर दोनों का रोज का मिलना जुलना नहीं होता था। ऐसे ही किसी खतरे से बचने के लिए वे 2 फ्लैट का खर्चा झेल रहे थे। एक बार दीपिका जब छुट्टियों में जमशेदपुर से पटना आई हुई थी, तब शोभा श्रीवास्तव ने उसके सामने दिव्या की करतूत की चर्चा कर दी। दीपिका उसी समय अपने फोन से दिव्या को फोन की और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बहन इतनी पढ़ लिख चुकी है कि वो उपदेश भी दे सकती है, दिव्या व्यंग्य से बोली। अगर मैं भी आपकी तरह कोई बोल्ड डिसीजन लूं तो आपको कैसा लगेगा? दीपिका झल्लाती हुई बोली। लो ना, मुझे तो खुशी होगी कि तुम भी मेरी तरह दकियानूसी विचारों से मुक्ति पा चुकी हो, दिव्या चैलेंज भरे स्वर में बोली। शोभा श्रीवास्तव ने दीपिका के हाथ से मोबाइल ले लिया था और अपने स्वर को संतुलित रखने का प्रयास करती हुई बोली, छोटी बहन की नसीहत वाली बातों का मजाक उड़ा रही हो और उसे भी अपनी तरह ही भ्रष्ट मानसिकता की बना रही हो। मुझसे बात करेगी तो मुझसे तो यही सुनने को मिलेगा, कहकर दिव्या ने फोन काट दिया था। शोभा श्रीवास्तव की आंखें डबडबा गई, जिसे उन्हीं के पल्लू से दीपिका ने पोंछ दिया था। इस मूर्ख ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। मुझे और तुम्हारे पापा को लगता है कि इसके गुनाहों के छींटे तुम्हारे और दीपक के दामन को भी दागदार न कर दे। दीपिका चुप रही। उसने माँ के जख्मों को और कुरेदना सही नहीं समझा। अगले कुछ महीनों में नेहा और पूनम की भी शादी हो गई थी। पूनम की शादी जानबूझकर एक ऐसे बिहारी रेलवे कर्मचारी से करवाई गई थी जो नागपुर में ही पार्सल क्लर्क था। सोनम अभी इंटरमीडिएट की छात्रा थी और अपनी बहनों की तरह वो भी कोचिंग क्लास में नियमित जाने लगी थी। बहनों की शादी अच्छे से हो सके, इसके लिए अर्चित ने गांव की सभी जमीन बिकवा दी थी। सिर्फ घर ही बचा था, जो पुराना जर्जर मकान होने के कारण अभी तक ग्राहक नहीं मिल पाया था। खेत बेचने के बाद जो धन प्राप्त हुआ था, उससे रामधन महतो ने पटना में एक फ्लैट भी खरीद लिया था। अब संपत्ति के नाम पर उनके पास गांव का एक मकान के अलावा और कुछ नहीं था। फ्लैट अर्चित के नाम से लेना मजबूरी थी। 3 BHK का फ्लैट बहुत महंगा था और जमीन बेचने के बाद हासिल रकम का बड़ा हिस्सा वे बेटियों की शादी में खर्च कर चुके थे। जो बचा हुआ रकम था वो फ्लैट का मार्जिन मनी जमा करने में निपट गया था। बाकी अमाउंट के लिए बैंक से फाइनेंस करवाई गई थी।
जो अर्चित के डॉक्यूमेंट के आधार पर लोन सेशन हुआ था। इसीलिए रजिस्ट्री भी अर्चित के नाम से ही हुई थी। मासिक किस्त भी हर माह अर्चित ऑनलाइन जमा करता था। अर्चित चाहता तो कंपनी स्विच कर वो दूसरी कंपनी में जा सकता था, जिससे उसकी सैलरी बढ़ जाती, मगर चैन नहीं रहता। नई कंपनी में काम भी नया करना होता और नए सिरे से उस कंपनी और काम को समझना पड़ता, जबकि उसका ध्येय ही बदल चुका था। नौकरी के दौरान भी अगर उसे मौका मिलता था तो वह यूपीएससी से संबंधित स्टडी मटेरियल देख लेता था। फरीदाबाद में उसका सामाजिक जीवन नगण्य था। जब से दिव्या पड़ोस में रहने लगी थी, अर्चित हाट बाजार जाना भी छोड़ चुका था। किसी निष्ठावान पत्नी की तरह दिव्या अर्चित का ख्याल रखती थी। उसकी निजी जरूरत की चीजें भी वो खरीद कर लाती थी, यहाँ तक कि सेविंग किट और अंडरगारमेंट तक भी। 2 साल तक पढ़ाई के बाद जब अर्चित को लगा कि उसकी तैयारी कुछ कुछ हो गई है, तो उसने पहली बार यूपीएससी का फॉर्म भरा और प्रीलिमिनरी एग्जाम पास भी कर गया था, मगर मेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था। अर्चित ने खुद का विश्लेषण किया और अपनी कमियों को दूर कर अगली बार मेंस भी पास कर गया, पर इंटरव्यू में रह गया। इसी दौरान विजेंद्र श्रीवास्तव ने अर्चित को ऑफर दिया कि वो अपना सरनेम बदल ले। अर्चित ने ये बात रामधन महतो को बताई तो वे भड़क उठे। बोले, आज वे लोग सरनेम बदलने के लिए कह रहे हैं, कल बाप ही बदल लेने के लिए तुम्हें मजबूर कर देंगे। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर ये तय हुआ कि विजेंद्र श्रीवास्तव शादी के कार्ड पर जो मर्जी हो छपवा ले, पर रामधन महतो जो कार्ड छपवाएंगे उसे अपने हिसाब से ही छपवाएंगे। नतीजा ये हुआ कि श्रीवास्तव फैमिली द्वारा छपवाए गए कार्ड में महतो सरनेम नहीं था और महतो फैमिली ने जो कार्ड छपवाई थी उसमें श्रीवास्तव की जगह सिन्हा छपवाया गया था। बारात अर्चित के नए फ्लैट से विजेंद्र श्रीवास्तव के आवास के पास बने एक मैरिज गार्डन में गई थी। शादी की सारी व्यवस्था वहीं की गई थी। दोनों ओर से बहुत मेहमान आए थे। विजेंद्र श्रीवास्तव ने मेहमानों के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। खूब खर्च किया गया था। दिव्या को गहनों से लाद दिया गया था, पर रामधन महतो के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। दहेज के नाम पर एक कानी कौड़ी नहीं मिली थी। फ्रिज, फर्नीचर, कार जैसी चीजों के लिए दिव्या के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए थे, ताकि वे इन चीजों को फरीदाबाद में या जहां उसकी मर्जी हो खरीद सके। शादी के दौरान रामधन महतो को ऐसा लग रहा था जैसे वे बेटे की बारात नहीं लाए हो, बल्कि उन्हें किसी पुतले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। शादी में परोसा गया खाना अच्छा था, दिखावे के लिए बारातियों के स्वागत में भी कोई कमी नहीं थी, पर रामधन महतो को अपनी गरीबी का एहसास हुए बिना नहीं रहा था। विचारों में तुच्छता का भाव इतना प्रबल था कि उन्हें लगा ही नहीं कि अपने इकलौते बेटे की शादी कर रहे हैं। शादी में लड़के वालों का भी बहुत खर्च होता है, जो अर्चित खुद अपनी बचत से कर रहा था। दिव्या की शादी हो गई तो उसकी माँ भी अब रोज दिव्या से फोन पर बात करती थी और सास ससुर के खिलाफ बेटी को भड़काती थी। दिव्या मूर्ख नहीं थी, वो अपनी माँ के इरादों को समझ रही थी। वो सास ससुर की गरीबी को भी जानती थी और उसे ये भी मालूम था कि सास ससुर और छोटी ननद अर्चित पर पूर्णतः आश्रित थे। अर्चित की आय का बड़ा हिस्सा फ्लैट की किस्त और सास ससुर के भरण पोषण पर खर्च होता था। उसे इन सब खर्चों से कोई ऐतराज भी नहीं था। आखिर ये सब देखते जानते हुए ही उसने अर्चित से शादी की थी, पर मानव स्वभाव के कारण माँ जब उसकी सास ससुर की बुराई करती थी तो उसे अच्छा लगता था। दिव्या के बड़े चाचा चाची ने दिव्या और अर्चित को ऑफर दिया था कि वे 15 दिन के लिए भारत में कहीं भी हनीमून के लिए चले जाएं। आने जाने और रहने का सारा खर्चा वे देंगे। दिव्या खुशी खुशी ये खबर अर्चित को सुनाने गई और बोली कि जल्दी से डिसाइड कर लो कि हमें जाना कहाँ है। 3 महीने के बाद प्रीलिमिनरी एग्जाम है, अर्चित धीरे से बोला। दिव्या के उत्साह को ब्रेक लगा। पहले ही 10 दिनों से शादी की व्यवस्था करने में किताबें छूने का मौका नहीं मिला है। अब और 15 दिन हनीमून में हम एक दूसरे का कौन सा रहस्य जान पाएंगे जो हमें पहले से मालूम नहीं है। मैं मना कर देती हूँ। मेरे कहने से मना करने की जरूरत नहीं है।
खुद सोचो कि क्या हमारी कंडीशन कि हम कहीं भी घूमने फिरने के चक्कर में समय बर्बाद कर सके। मैं खुद चाहती हूँ कि इस बार आर या पार हो जाए, दिव्या ने कहा और अपने चाचा चाची के कमरे में चली गई। अपनी शिक्षा और अध्ययन के लिए इतना ही प्रतिबद्ध था अर्चित। इसका परिणाम भी आया। इस बार तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में अर्चित ने सफलता अर्जित कर ली थी। छत्तीसगढ़ केडर से उसका चयन आईपीएस के लिए हुआ था। अर्चित ट्रेनिंग पर गया तो दिव्या के लिए भी फरीदाबाद में कोई आकर्षण नहीं बचा था। उसने दोनों फ्लैट का सामान एक फ्लैट में इकट्ठा किया और अर्चित वाला फ्लैट खाली कर दिया था। अगले 6 महीने के बाद वो एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर ली थी जिसमें सैलरी थोड़ी कम थी पर ऑफिस जाने की बाध्यता नहीं थी। कुछ और दिनों तक फरीदाबाद में रहने के बाद दिव्या ने फरीदाबाद का घरेलू सामान औने पौने दाम पर बेच दिया था। जो न बिक पाया उसे ट्रेन से पटना के लिए बुक करवा दिया और फिर खुद पटना में अपने मायके में आकर रहने लगी थी। अब उसका फरीदाबाद से कोई नाता नहीं रह गया था। अर्चित भी नहीं चाहता था कि दिव्या अकेली फरीदाबाद में रहे। अब तक दिव्या का छोटा भाई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए घर छोड़ चुका था। दीपिका ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पुणे में सर्विस ज्वाइन कर ली थी। उसकी भी शादी हो गई थी और उसका पति भी पुणे में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिव्या घर आकर रहने लगी तो घर में तन्हा रह रही शोभा श्रीवास्तव को भी अच्छा ही लगा था। अब वो बड़े आराम से दिव्या को उसके ससुराल के खिलाफ भड़का सकती थी। रामधन महतो को पता चला कि बहू पटना में रह रही है तो उनकी भी इच्छा हुई कि बहू उनके साथ रहे। 3 बीएचके का फ्लैट था उनका। उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि कौन सा बेडरूम बहू को देना है। सास बहू में पहला मनमुटाव इसी बात से हुआ था कि बहू रहेगी कहाँ। दिव्या को मायके में कंफर्टेबल लगता था, जबकि शकुंतला देवी के अपने तर्क थे। वो दिव्या को खुद की जिम्मेदारी समझती थी। शोभा श्रीवास्तव ने इस मौके का भी फायदा उठाया था। दिव्या को भड़काने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी। विजेंद्र श्रीवास्तव घर में बिल्कुल तटस्थ भाव से रहते थे। सच तो ये था कि भले ही उन्होंने अर्चित को अपना दामाद बना लिया था, अर्चित की कामयाबी पर उन्हें खुशी भी हुई थी, पर वे दिव्या को कभी दिल से माफ नहीं कर पाए थे। दिव्या अगर उन्हें मजबूर नहीं करती तो विजातीय अर्चित कभी भी उनका दामाद नहीं बन सकता था। दिव्या से उनकी बातचीत बंद नहीं थी, पर वे अपनी तरफ से बहुत कम ही बोलते थे। एक तो वे वैसे भी घर पर कम ही रहते थे, दूसरे घर पर भी उनका दिमाग सास के कार्यों में उलझा रहता था। दिव्या को अर्चित समझाता था कि बहू हो, मायके और ससुराल के बीच सामंजस्य बनाकर रहो। न अपनी माँ को नाराज करो, न अपनी सास को। जब मेरी पोस्टिंग हो जाएगी तो इस तरह के झगड़े होंगे भी नहीं। तुम वहीं रहना जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी। तमाम ट्रेनिंग खत्म होने के उपरांत अर्चित की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके में हुई थी। वो अपने इलाके का एसीपी था। बस्तर का इलाका नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। आए दिन पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ होती रहती थी। शासन के द्वारा इनसे निपटने के लिए सीआरपीएफ की कई टुकड़ियां मंगवाई गई थी, जो कैंप में रहती थी। अमूमन पुलिस वाले भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सावधान ही रहते थे। अर्चित को कई बार सरकारी काम से सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के इलाकों में भी जाना पड़ता था। दिव्या अर्चित के साथ बस्तर में अलॉट किए गए सरकारी आवास में रहती थी और वहीं से अपनी ऑनलाइन नौकरी करती थी। घर में दिन रात अपराधियों, हथियारों और अपराध से संबंधित वार्तालाप होती थी तो दिव्या का मन वितृष्णा से भर जाता था। कभी कभी उसे लगता था कि अर्चित ने बेकार ही आईपीएस की नौकरी ज्वाइन की। उनकी जिंदगी पहले ज्यादा बेहतर थी। पहले उनकी जिंदगी में गुलाब, खुशबू और चॉकलेट की बातें होती थी, जबकि अब बंदूक, गोलियों और मुठभेड़ की चर्चा होती थी। शादी के 4 साल बीत चुके थे। दिव्या को अभी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। उसने गायनोकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करवाया तो गायनोकोलॉजिस्ट ने सहज भाव से पूछा था कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए कोई पिल्स वगैरह तो यूज नहीं करती थी। दिव्या बता नहीं पाई थी कि शादी से पहले उसने अपने शरीर पर कितना जुल्म किया था। टीवी पर विज्ञापन देखकर
इंटरनेट से जानकारी जुटाकर लोग खुद को डॉक्टर समझ लेते हैं। तत्कालिक मुसीबत से छुटकारा तो मिल जाता था, पर शरीर पर दीर्घकालीन दुष्प्रभाव भी पड़ता था। दिव्या को अपना लंबा इलाज करवाना पड़ा था। 1 महीने पहले ही कन्फर्म हुआ था कि दिव्या उम्मीद से थी। नाउम्मीदी का मुंह देख रही दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। लाखों अरमान उसके हृदय में मचल उठे थे। उसने फौरन अपनी माँ शोभा श्रीवास्तव को ये खुशखबरी सुनाई थी। रात के 9 बजने वाले थे। कुक खाना बनाकर जा चुका था। दिव्या अर्चित का इंतजार कर रही थी। इच्छा हुई कि मोबाइल लगाकर पूछे कि कब तक घर लौटोगे, पर अभी उसने थोड़ी और देर तक सब्र करने का फैसला किया। अर्चित आज लंच के बाद ही दक्षिण बस्तर, जिसे अब दंतेवाड़ा संभाग कहा जाता है, किसी शासकीय कार्य से गया हुआ था। सरकारी जिप्सी में उसके साथ ड्राइवर और 2 गनमैन भी थे। कहकर गया था कि अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आऊंगा। हो सकता है लौट भी आया हो और अपने सीनियर के पास हो। दिव्या ने सोचा और अपने लैपटॉप पर निगाह टिका ली। घड़ियाल ने 9 बार बजकर 9 बजने की सूचना दी ही थी कि दिव्या का फोन गुनगुनाया। हेलो, कहाँ हो? अर्चित का कॉल देखकर दिव्या बोली, मुझे घर आने में अभी समय लगेगा, तुम खाना खा लो। अभी हो कहाँ और कब तक आ पाओगे? ऑन द वे हूँ, 10 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। आ जाओ 10 बजे तक, फिर साथ ही खाएंगे। तुम समय से खाना खा लो, अब तुम्हारे साथ हमारा पहलवान भी भूखा बैठा होगा। लगता है गाड़ी में अकेले हो, तभी इस तरह की बातें कर रहे हो। अकेला तो नहीं हूँ, पर खैर, तुम फिर भी मेरा इंतजार मत करना, मैं इंतजार कर रही हूँ। कहकर दिव्या ने फोन काटना ही चाहा था कि धड़ाम, उसके कान में एक भीषण विस्फोट की आवाज आई। दिव्या के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा, फिर कान में कुछ लोगों की चीखें गूंजी और 2 पल के बाद एक विस्फोट जैसी आवाज फिर आई। फिर सब कुछ शांत सा हो गया। दिव्या ने हैरानी से देखा तो कॉल कट चुका था। दिव्या बदहवास से बाहर भागी और सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूरी बात बताई। स्टाफ भी रुका नहीं, फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। महज 20 मिनट के बाद खबर आई कि आईईडी ब्लास्ट में जिप्सी में बैठे सभी पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। विस्फोट के बाद जिप्सी 10 फुट से ज्यादा ऊपर हवा में उछल गई थी और जब वापस जमीन पर गिरी थी तो अर्चित का मोबाइल भी टूट गया था। एक पल में दिव्या की दुनिया उजड़ गई। उसे किसी से मैसेज कंफर्म करने की भी आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ होते हुए उसके कानों ने सुना था। उसके मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग एक्टिवेट था। ऑफिस से संबंधित बहुत से निर्देश मेल की बजाय कॉल करके भी दिया जाता था। कई बार वो पूरा निर्देश भूल जाती थी, इसीलिए रिकॉर्डेड कॉल को फिर से सुनकर अपना काम पूरा करती थी। दिव्या ने उस कॉल को फिर से सुना। फिर कर्णभेदी चीख के साथ उसकी रुलाई छूट गई। कुछ महिलाएं जो बगल की कोठरियों में रहती थी और पुलिस अधिकारियों की पत्नियां थी, ने आकर दिव्या को संभाला। फौरन पटना खबर भेजी गई और किसी ने अर्चित के अधिकारी को अर्चित का रिकॉर्डेड कॉल ट्रांसफर कर दिया था। ऑन ड्यूटी शहादत का मामला था, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों सहित एक आईपीएस अधिकारी की मौत हुई थी। बहुत बड़े लेवल तक बात गई थी, जो अगले कुछ दिनों तक अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइन बन गई थी। पटना से बस्तर जाना इतना आसान भी नहीं था। विजेंद्र श्रीवास्तव ने फौरन 2 ड्राइवर की व्यवस्था की और अपनी पर्सनल इनोवा निकाल ली। उन्होंने रामधन महतो को फोन किया। घर में कोहराम मचा हुआ था। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, अगर मेरे साथ चलना हो तो जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाइए। कहकर विजेंद्र श्रीवास्तव खुद यात्रा की तैयारी करने लगे। लगातार गाड़ी चलती भी रहती तो कम से कम 21 घंटे का सफर था। कहीं भी उन्हें रुकना नहीं पड़े, इसीलिए उन्होंने 2 ड्राइवर रखा था। लगभग 30 घंटे में वे दिव्या के पास पहुंच पाए थे। इनके आते ही अंत्येष्टि की तैयारी शुरू कर दी गई थी। विस्फोट में चारों शव क्षत-विक्षत हो गए थे। ऊपर से पोस्टमार्टम भी हुआ था। लाश क्या थी? बस मांस और हड्डियों की पोटली थी। रामधन महतो के हाथ से
मुखाग्नि की विधि पूरी करवाई गई। बेचारे रामधन महतो को होश ही नहीं था। लोग जैसा कहते थे वे वैसा कर रहे थे। ईश्वर ही जाने कि वो कैसा इम्तिहान ले रहा था। ऐसे समय में रामधन महतो की मौत भी हो जाती तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। अंत्येष्टि के बाद क्रियाक्रम की बारी आई। रामधन चाहते थे कि शेष कार्य पटना जाकर किया जाए, जबकि विजेंद्र श्रीवास्तव का कहना था कि इन 13-15 दिनों में बहुत से सरकारी कार्यवाही भी होगी, इसीलिए दिव्या का बस्तर में रहना जरूरी था। 13वीं में अर्चित की दोनों भ्राता बहनें भी आई थी। सोनम तो पटना से ही साथ थी। दीपिका और दीपक भी आए थे। अर्चित का 80 लाख का जीवन बीमा था। ऑन ड्यूटी डेथ बेनिफिट और दूसरे बहुत से फंड भी मिलने थे। पटना वाले फ्लैट का लोन इंश्योर था। अर्चित की डेथ सर्टिफिकेट लगती और फ्लैट ऋण भार से मुक्त हो जाता। दिव्या को आजीवन फैमिली पेंशन भी मिलने वाली थी और साथ ही केंद्र सरकार की सेवा में तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति भी मिलती। भाभी, अनुकंपा नियुक्ति पर जो नौकरी मिलेगी उससे अच्छी नौकरी आप पहले से ही कर रहे हैं। अगर आप मेरे नाम की अनुशंसा कर देगी तो अनुकंपा वाली नौकरी मुझे मिल जाएगी। सोनम, जो कि अब तक स्नातक कर चुकी थी, बोली। अनुकंपा नियुक्ति तो दिव्या ही करेगी। विजेंद्र श्रीवास्तव जिद भरे स्वर में बोले, फिर पत्नी को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए एक कमरे में चले गए। शोभा श्रीवास्तव पति के पीछे पीछे कमरे में गई। दिव्या से कहना कि भावनाओं में बह कर फिर बेवकूफ मत बन जाए। विजेंद्र श्रीवास्तव दांत भींचते हुए बोले, मगर दिव्या तो कर रही है नौकरी, अब तो उसका पैकेज भी सही हो गया है। शोभा श्रीवास्तव बोली, पुरानी कहावत है कि तवायफ की जवानी और वकील का बुढ़ापा बड़ी मौत से गुजरता है। वैसे ही प्राइवेट नौकरी करने वालों की जवानी बहुत अच्छी होती है। जब तक कंपनी मालिक को कर्मचारी खूब कमा कमा कर देता है, उनकी पूछ होती है। बुढ़ापा आते ही कंपनी मालिक पुराने स्टाफ से छुटकारा पाने की सोचता है। अब उसे यंग स्टाफ और नया टैलेंट चाहिए होता है। जबकि सरकारी नौकरी में शुरू में भले ही कम तनख्वाह मिलती हो, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है काम कम और तनख्वाह ज़्यादा होता जाता है। मैं उसे समझाऊंगी। उससे कहना कि सरकारी नौकरी में भले ही शुरुआत में उसकी सैलरी कम होगी, पर उसका कंप्यूटर नॉलेज बेकार नहीं जाएगा। जैसे ही उसे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलेगा, वो कम से कम क्लास 2 ऑफिसर तो बन ही जाएगी। अब रही बात अपनी इनकम बढ़ाने की, तो वो प्राइवेट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी खामोशी से कर सकती है। मैं उसे समझा दूंगी। एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। क्या? अब दिव्या माँ बनने वाली है। दिव्या को अपने भविष्य की चिंता करनी ही होगी। मैं समझा नहीं। आने वाला बच्चा दिव्या के पाँव की बेड़ियां बन जाएगा। हमें उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो, मगर उस सिलसिले में जो भी किया जा सकता है वो पटना जाकर ही किया जा सकता है। यहाँ हर आदमी हमारे लिए अपरिचित है और अपरिचित लोगों को अपना भेद नहीं बताया जा सकता। जब वे वापस ड्राइंग हॉल में गए, तब उन्होंने देखा कि रामधन महतो और शकुंतला देवी दिव्या को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अनुकंपा नियुक्ति पर सोनम को नौकरी करने दे। महतो जी, आप दिव्या पर दबाव डालकर एक तरह से अपराध कर रहे हैं। सोनम की अभी उम्र है, वो अपने बलबूते सरकारी नौकरी ले सकती है, पर दिव्या पहले से ही नौकरी कर तो रही है। ये प्राइवेट नौकरी भी आपकी खेती बाड़ी जैसी ही होती है, कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता। जिस दिन बॉस की इच्छा होती है, उस दिन की सैलरी हाथ में देकर फायर कह देता है, पर जिंदगी में कोई किसी का साथ नहीं देता है। आप अपना ही लीजिए। जब आपके सगे भाइयों ने आपका साथ छोड़ दिया, तब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक ननद अपनी विधवा भाभी का साथ देगी? दोनों समधी में मतभेद तो पहले से ही था। दोबारा मनमुटाव यहीं से शुरू हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। अगले ही दिन शोभा और विजेंद्र श्रीवास्तव पटना के लिए फ्लाइट पकड़ लिए थे। बस्तर आने के दूसरे ही दिन पटना से आए दोनों ड्राइवर पटना के लिए रवाना हो गए थे, पर दिव्या के कहने पर विजेंद्र श्रीवास्तव की इनोवा अभी बस्तर में ही थी। दिव्या को ड्राइविंग आती थी और दिव्या चाहती थी कि जब कभी उसे जरूरी काम से पुलिस मुख्यालय या कहीं और जाना हो तो
वह सरकारी गाड़ी की मोहताज नहीं रहे। महीने 2 महीने के बाद उसे बस्तर में रुकने की जरूरत भी नहीं थी। स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर एक बार घर आकर जा चुका था और जैसे ही जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत हो जाए, दिव्या अगली सूचना तक कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र होती। दिव्या ने सोच लिया था कि जैसे ही बस्तर में रहने की कोई मजबूरी उसके पास नहीं रहेगी, तब वो पटना चली जाएगी। रामधन महतो सपरिवार इस उम्मीद में बस्तर में ठहरे हुए थे कि श्रीवास्तव दंपति की गैर मौजूदगी में वे दिव्या को निर्णय बदलने के लिए निवेदन कर सके। मगर जितना वे प्रयास कर रहे थे, उतना ही दिव्या को सास-ससुर से चिढ़ होने लगी थी। ननद सोनम अलग से मुंह सुजाए हुए बैठी थी। दिव्या को अपने माता-पिता की बातें सत्य लगने लगी थी कि इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। पति के असमय जाने के कारण वो पहले से ही दुखी थी और पति के घर वाले उसे शांतिपूर्वक शोक मनाने भी नहीं दे रहे थे। तंग आकर उसने तीनों को पटना जाने के लिए कह दिया। हम जाएंगे कैसे? शकुंतला देवी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। मैं कल ही लॉन्ग रूट पर चलने वाले किसी ड्राइवर की व्यवस्था करती हूँ। वो आप लोगों को इनोवा से पटना छोड़ देगा और गाड़ी पापा तक पहुंचा देगा। हम तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे अकेले रहने की आदत डालनी ही होगी। वैसे भी आप लोगों के कारण मैं डिस्टर्ब ही हो रही हूँ। मैं सोनम को यहीं छोड़ देता हूँ। रामधन महतो बोले। मैं क्यों रुकूंगी यहाँ? मेरी भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सोनम क्रोध से बोली। रामधन महतो बेटी और पत्नी के साथ पटना आ तो गए थे, पर उनकी जेब खाली थी। दिव्या ने पेट्रोल डलवाने और रास्ते के खर्चे के लिए जो रुपए दिए थे, वो सब खत्म हो गया था। बैंक में कुछ रुपए थे, जिससे वे महीने का राशन ले आए थे। इस महीने तो राशन आ गया, अगले महीने से क्या? ये विचारणीय प्रश्न था। बुढ़ापे में नौकरी करने की नौबत आ गई थी। नौकरी करने से उन्हें कोई गुरेज भी नहीं था, पर नौकरी उन्हें देता कौन? और खेती किसानी करने के अलावा उन्हें आता भी क्या था? गांव में उनकी जमीन बची नहीं थी। बंटाई पर लेकर खेती भी करते तो खेत मिलने और अगली फसल निकलने तक कैसे गुजारा हो, ये भी विकट प्रश्न था। खुद बहू से बात करने का हौसला नहीं हुआ तो उन्होंने सोनम को भाभी से बात करने के लिए कहा। भाभी, वो थोड़े से पैसे चाहिए थे। सोनम के मुंह से निकला ही था कि दिव्या भड़क गई। बोली, जब अपने तेवर दिखाकर यहाँ से गई थी, तब नहीं सोचा था कि कल को भाभी से कोई जरूरत भी पड़ेगी। अनुकंपा नियुक्ति के लिए तुम्हारा नाम नहीं दी तो तुमको गुस्सा आ गया। अब मुझे गुस्सा आ गया है और मैं किसी भी हालत में तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ज्यादा तंग करोगी तो जिस मकान में रह रही हो उससे भी बाहर निकलवा दूंगी। रामधन महतो के पास कोई चारा नहीं बचा। वे अपनी दोनों विवाहित बेटियों को फोन लगाने के लिए बाध्य हुए। दोनों बेटियों की भी अपनी मजबूरी थी। उनकी आय इतनी नहीं थी कि वे हर माह माँ बाप की आर्थिक मदद कर पाती। वैसे भी उनकी आय पर उन दोनों के पति पहले से ही अपना बजट बनाए हुए रहते थे, यानी पैसे हाथ में आने से पहले ही खर्च हो चुका होता था। बहुत मजबूरी में इधर उधर से उधार लेकर 1-2 महीने वे मदद कर सकते थे, पर हर माह घर खर्च देने में असमर्थ थे। नेहा अपने ऑफिस के इंस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में लिपिक थी। उसे बहुत से नियम मालूम थे और जरूरत पड़ने पर वह नियमावली देखकर या अपने वरिष्ठ कर्मचारियों से चर्चा कर आवश्यकता अनुसार नियम जान सकती थी। उसने दिव्या को फोन किया। दिव्या ने फोन देखकर अनदेखा कर दिया था। कई बार रिंग करने के बाद नेहा को अंदाजा हो गया था कि दिव्या जानबूझकर उसका कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। नेहा ने थोड़ा सब्र किया और ऑफिस से स्थापना संबंधित नियमावली इशू करवाकर घर ले आई। अब जो भी बात करनी थी, नियमों के अनुसार करनी थी और नियमों का संदर्भ देते हुए करनी थी। अगले 15 दिनों में दिव्या को भी बिस्तर में रहने की जरूरत नहीं रही थी। वैसे भी जो सरकारी बंगला उन्हें मिला था, उसे खाली करना ही था। दिव्या ने एक ट्रक में अपना निजी सामान लदवाया और उसे पटना अपने मायके के पते पर भिजवा दिया और खुद हवाई यात्रा से ट्रक पहुंचने से पहले पटना पहुंच गई। उसने सोच लिया था कि प्रसव तक वो मायके में ही रहेगी।
शाम का वक्त था। दिव्या अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर काम कर ही रही थी, तभी उसके मोबाइल पर धड़ाधड़ व्हाट्सएप मैसेज आने लगे। उसने देखा तो वे सारे व्हाट्सएप मैसेज नेहा ने भेजे थे। उत्सुकतावश उसने मैसेज खोलकर देखना चाहा तो पता चला कि नेहा ने अनुकंपा नियुक्ति और फैमिली पेंशन से संबंधित सर्कुलर की तस्वीरें खींचकर उसे भेजा था। दिव्या का मन वीत रसना से भर गया। जी चाहा कि उन सर्कुलर्स को पढ़े, फिर उन नियमों को काट सोचे या ननद रानी को ऐसी फटकार लगाए कि दोबारा उसकी जरूरत ना हो कि वो उसके मोबाइल पर इस तरह का मैसेज दोबारा भेज सके। नेहा की इस हरकत ने दिव्या को और चिढ़ा दिया था। वो नेहा का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाती, पर दिव्या की क्रोध की तपिश सास ससुर और कुंवारी ननद को झुलसा देती। फिलहाल वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो किसी और चीज में अपना दिमाग उलझा सके। वो वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। दिव्या ने व्हाट्सएप मैसेज को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। काम में पूरी तरह से डूबती उससे पहले ही माँ कमरे में आ गई और उसके पीछे पीछे लिव इन मेड, जो उनके बंगले में ही रहती थी, एक ट्रे में चाय नाश्ता रखकर ले आई। दिव्या के टेबल पर ट्रे रखकर मेड चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुबह से देख रही हूँ कि लैपटॉप में लगी हुई हो। तुम नहीं थकती या तुम्हारी आंखें नहीं दुखती है? सब होता है माँ, आंख भी दुखती है और शरीर भी थकता है, पर नौकरी है, करना ही पड़ता है। कल शाम तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, नहीं दूंगी तो इमेज खराब होगा। बॉस चिढ़ गया तो बहुत बातें सुनाएगा, नौकरी छोड़ने के लिए भी मजबूर कर सकता है। यही कारण है कि तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम सरकारी नौकरी करो। वो तो अब मैं खुद चाहती हूँ। इसी के कारण तो ससुराल वाले सभी नाराज हैं और मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं भी उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। तुम एक बार नौकरी ज्वाइन कर लो, जो पेंशन वेंशन बनता है या जो भी दूसरे बेनिफिट मिलते हैं वो ले लो, फिर मैं तुम्हारी दोबारा शादी करवा दूंगी। माँ, ये क्या कह रही हो तुम? शादी फिर से? अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी हुई है? 28 या 29 की हो रही हो। बहुत जिंदगी जीनी है तुम्हें, कैसे जियोगी अकेली? अकेली कहाँ हूँ मैं? जाने से पहले अर्चित अपनी निशानी छोड़ गया है मेरी कोख में। मैं उसके बच्चे को पालने में अपना पूरा जीवन बिता दूंगी। ये बच्चा भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। अगर लड़की हुई तो और मुसीबत। मैं समझी नहीं। देखो, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। अब विधवा विवाह होने लगा है। किसी बिना बाल बच्चेदार विधुर से या ज्यादा उम्र में शादी करने वाले से तुम्हारी शादी करवाई जा सकती है। मर्दों को विधवा भी तभी कबूल होती है जब उसके साथ कोई बच्चा ना हो। फिर पेट में पल रहे बच्चे का क्या करूं? दिव्या संदिग्ध भाव से बोली। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करेगी लेडी डॉक्टर करेगी। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी और माँ, दिव्या जोरों से चीख पड़ी। अब क्या हुआ? अगर दोबारा अबॉर्शन की बात करोगी तो मैं तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। नहीं करूंगी। जब तुम्हारी इतनी जिद मानी है तो ये जिद भी सही। शोभा श्रीवास्तव बदले हुए स्वर में बोली, फिर चाय का एक प्याला उठाकर दिव्या के सामने बैठ गई। अगली शाम दिव्या प्रोजेक्ट फाइनल कर सेंड करने ही वाली थी कि नेहा का फोन आ गया। मोबाइल के स्क्रीन पर नेहा का नाम देखकर ही दिव्या को गुस्सा आ गया। वो मोबाइल का रिंगटोन म्यूट की और अपने काम में लगी रही। थोड़ी ही देर पहले शोभा श्रीवास्तव मार्केट गई थी। जाते समय वो दिव्या से पूछकर गई थी कि उसके लिए बाजार से कुछ लाना तो नहीं था। मेड भी साथ ही गई थी। इस समय दिव्या घर में अकेली थी और पूरी तन्मयता से अपना काम कर रही थी। जब तक उसने लैपटॉप बंद किया तब तक 5 बार नेहा ने रिंग कर दिया था। दिव्या चेयर से उठी और कमरे में ही कुछ कदम चहलकदमी सा की, अंगड़ाइयां तोड़ी, फिर मोबाइल उठाकर बॉस को खबर करना ही चाहती थी कि उसने प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट सेंड कर दी है। छठी बार नेहा का फोन आ गया। इस बार दिव्या ने फोन उठा लिया। मन में गुस्सा तो था ही, आवाज में भी तल्खी आ गई थी। ये बार बार फोन क्यों कर रही हो? दिव्या क्रोध से फुंकारी। मैंने आपको कुछ सर्कुलर्स के और इंस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के कुछ पन्नों की फोटो भेजी थी।
लगता है उसे देखने की भी फुर्सत नहीं मिली है आपको। मेरे पास इस तरह के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। नहीं है तो फुर्सत निकालो, उन्हें पढ़ो और बात को समझो। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जिम्मेदारी उसकी पत्नी तक ही सीमित होकर नहीं रह जाती है। उसके वृद्ध माता-पिता और आश्रित भाई-बहन का भी उस पर अधिकार रहता है। तो उन सर्कुलर्स के माध्यम से तुम मुझे मेरा कर्तव्य और बाकी लोगों का अधिकार बताना चाहती हो। माँ बाबूजी ने भैया को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। गलत। मेरी जानकारी में सब कुछ तुम बहनों की शादी के लिए बिका है। दोनों काम के लिए बिका था। आज माँ पिताजी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उनकी मदद करो। मैं तो नहीं करती। मैं यहाँ खुद अपने मायके वालों पर आश्रित हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो भाभी? आपको सैलरी मिलती है। भैया की डेथ बेनिफिट का बहुत सारा पैसा भी आपके अकाउंट में आ गया है। वो सारा पैसा अर्चित के होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित रहेगा। दिव्या निर्णायक स्वर में बोली। भले ही उस बच्चे के दादा दादी भूखे मर जाए, गैर लोगों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाए, मुझे इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं। फिर मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे सरकारी नौकरी ले पाती हो और कैसे आपको फैमिली पेंशन मिल पाता है। क्या करोगी तुम, देख लेना। रूल के मुताबिक कंपनसेशन अकाउंट पर इसीलिए नौकरी दी जाती है ताकि कर्मचारी के परिवार को किसी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े और कर्मचारी के वे सभी कर्तव्य जो वो जीवित होता तो खुद पूरा करता, उसके न रहने पर भी वे कर्तव्य पूर्ण हो सके। फैमिली पेंशन भी इसीलिए दी जाती है। भैया ने जब सर्विस ज्वाइन किया होगा तब उनसे उनकी पूरी फैमिली का डिटेल लिया होगा। उन पर कौन कौन आश्रित है डिटेल भरा गया होगा। अगर आप आश्रितों का ख्याल नहीं रखिएगा तो आपकी फैमिली पेंशन रोकी जा सकती है और आपका ज्वाइनिंग पर भी स्टे लग सकता है। ये सब तुम करवाओगी। माँ बाबूजी आवेदन भेजेंगे, फिर देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। आप समझ पाए इसीलिए तो आपको व्हाट्सएप पर रूल्स की कॉपी भेजी थी। चलो मान लो कि मुझे कंपनसेशन वाली नौकरी नहीं करने दोगी या फैमिली पेंशन नहीं मिलेगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेहा उत्तेजित होती हुई बोली। वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले से जॉब कर रही हूँ और मेरी सैलरी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से ज़्यादा ही है। तो फिर जब मामला कोर्ट में चलेगा तो मैं मेरे बचाव में कुछ नहीं करूँगी। अगर ऐसी ही बात है तो मैं कल ही वकील से बात करके केस फाइल करवाती हूँ। बिल्कुल। और हाँ, बुड्ढे बुड्ढियों से कहना कि केस लगाने से पहले फ्लैट भी खाली कर दे, नहीं तो मैं फ्लैट खाली करवाने की कार्रवाई शुरू कर दूंगी। कहकर दिव्या ने फोन रख दिया। इस पूरे वार्तालाप को नेहा ने कॉल रिकॉर्डिंग ऐप के जरिए रिकॉर्ड कर लिया था। उसने 2 मिनट के अंदर रिकॉर्डिंग सोनम के मोबाइल पर फॉरवर्ड कर दिया था। रामधन महतो, शकुंतला देवी और सोनम ने पूरी वार्तालाप को सुना। हमारा भाग्य ही खराब था जो हमने लोगों के उकसावे में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। बच्चों को पढ़ाने की जिद में सारी संपत्ति बेच दी, खेत बेच दिया। अब भूखों मरने की नौबत आ गई है। मैं कोई प्राइवेट जॉब ढूंढती हूँ। सोनम बोली। कोई मतलब नहीं है। महीने के 5,000 से ज़्यादा कोई देगा नहीं और तुम्हारी पढ़ाई का भी हर्जा होगा। भाड़ में गया पढ़ाई। यहाँ खाने को लाले पड़ रहे हैं। शकुंतला देवी रो पड़ी। दोपहर में तीनों ने मांड भात में नमक मिलाकर अचार के साथ खाया था। घर में दाल थी ही नहीं और सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल से ही सब्जी का ठेला लगाऊं। ठेला लगाने के लिए भी पूंजी की जरूरत पड़ती है। शकुंतला देवी बोली। हाँ पड़ेगी। अपने कान की बाली दो, बेचकर थोड़ी पूंजी इकट्ठा करो। शकुंतला देवी का हाथ यंत्र चालित सा अपने कान की ओर बढ़ा। सब्जी का ठेला लगाना भी इतना आसान नहीं है। पुलिस से, नगर पालिका से, गुंडों से और दूसरे सब्जी वालों से बार बार सामना करना पड़ेगा। इस उम्र में उन लोगों से मुकाबला कर पाइएगा आप? सोनम बोली। जब पेट में आग लगी हो और खाने के लाले पड़े हुए हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। किसी से लड़ भी सकता है और मन से कमजोर पड़ जाए तो भीख भी मांग सकता है। आपको सब्जी बेचने का अनुभव भी तो नहीं है। ये काम पहली बार जरूर करने जा रहा हूँ, पर इस काम के बारे में मैं 2 महीने से सोच रहा हूँ। कुछ जानकारी भी जुटाई है।
एकदम से ठेले से धंधा मत शुरू कीजिए, पहले टोकरी में सब्जी लेके बैठिए। जब काम अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो काम बढ़ाइएगा। कहकर शकुंतला देवी ने अपने कान की बाली उतारकर रामधन महतो को दे दिए। क्या दिन देखना पड़ रहा था उन्हें। जल्दी से कुछ न करते तो भूखे मरने की नौबत भी आने वाली थी। घर में 10 दिन से ज्यादा का चावल भी नहीं था। दिव्या का मन खिन्न था। नेहा से बातचीत करने के बाद उसने सोच लिया था कि वो सास ससुर और नंदों को सबक सिखाकर रहेगी। कल ही फ्लैट खाली करने की कार्रवाई करेगी। रात में पापा आते हैं तो कहती हूँ किसी भी तरह से फ्लैट खाली करवा कर बुढ़े बुढ़ियों को गांव जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। फ्लैट का ऋण बीमाकृत था और अर्चित की मृत्यु होने के बाद ऋण मुक्त हो गया था। अगर अभी भी महाना किस्त चल रहा होता तो किस्तें बंद करते ही बैंक से घर पर नोटिस आ जाता और सास ससुर उसकी देहरी पर नाक रगड़ते रहे होते। क्रोध में भरी दिव्या सास ससुर की अनिष्ट की कामना कर ही रही थी कि उसका मोबाइल फिर से गुनगुना उठा। देखा तो उसकी चचेरी बहन डॉक्टर संध्या श्रीवास्तव का फोन था। हेलो। दिव्या कॉल रिसीव कर बोली, कैसी हो दी? डॉक्टर संध्या पूछी। जिसका पति 2 महीने पहले मर चुका हो वो कैसी रह सकती है? सॉरी, दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है? तीसरा महीना चल रहा है। मगर तुम क्यों जानना चाहती हो? तीसरा महीना यानी 12 सप्ताह। दी एक बात कहूँ? बोलो। छोटी मम्मी के कहने पर मैंने उन्हें एमटीपी किट दवाइयों का नाम तो बता दिया है, पर मेरे हिसाब से 8 सप्ताह से ज्यादा का भ्रूण हो जाए तो मेडिसिनल की बजाय सर्जिकल अबॉर्शन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। ये तुमसे किसने कहा कि मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ? छोटी मामी यानी आपकी माँ ने कह रही थी कि तुम दूसरी शादी करना चाहती हो। दूसरी शादी में ये बच्चा अड़ंगा बनेगा। अगर जन्म ले लिया तो आजीवन खुद भी दुखी रहेगा और अपनी माँ के लिए भी दुश्वारियाँ पैदा करेगा। माँ से कब बात हुई तुम्हारी? मुश्किल से आधा घंटा पहले। वो मार्केट में थी और वहीं से मुझे फ़ोन की थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेडिसिनल अबॉर्शन अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें सलाह देने के लिए फ़ोन किया। थैंक यू संध्या, तुम्हें नहीं मालूम कि अनजाने में तुमने मेरी कितनी मदद की है। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, माँ को मत बताना कि तुमने इस बारे में मुझसे चर्चा भी की है। दी, ये आश्वासन तो मैं खुद तुमसे चाहती हूँ। अगर छोटी मम्मी को पता चला कि मैंने मेडिसिन के बारे में तुम्हें बता दिया है तो वो खामखा ही मेरे गले पड़ेगी। फोन रखने के बाद दिव्या की आंखें बरस पड़ी। मोबाइल के वॉलपेपर पर अर्चित का मुस्कुराता हुआ तस्वीर लगा हुआ था। दिव्या के होठों से कराश ही निकली। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? जिसे देखो वही मेरा शत्रु बना हुआ है। अब तो लोग तुम्हारे अजन्मे बच्चे के भी शत्रु बन गए हैं। और दिव्या फबक फबक कर रो पड़ी। लगभग 1 घंटे के बाद शोभा श्रीवास्तव और मेड घर वापस आई। डोरबेल की आवाज आई तो दिव्या ने दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे, फिर सीढ़ियां उतरकर मेन डोर खोली। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? दिव्या के चेहरे पर नजर पड़ते ही शोभा श्रीवास्तव बोली, कुछ नहीं, अर्चित की याद आ गई थी, कहकर दिव्या दरवाजे के पास से एक और हट गई। पहले माँ, फिर ढेरों सामान उठाए मेड घर में दाखिल हुई। दिव्या ने दरवाजा बंद किया, फिर उसी फ्लोर पर बने वॉशरूम में दाखिल हो गई। आईने में उसने अपनी शक्ल देखी। उसका चेहरा डरावनी फिल्मों की चुड़ैल की तरह दिख रहा था। बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। दिव्या को अपना ही चेहरा किसी अजनबी का चेहरा लगा। अगले 10 मिनट में उसने अपनी शक्ल सुधारी और सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गई। दिव्या के मन में तूफान उमड़ रहा था, पर वो चाहती थी कि गर्भपात के बारे में चर्चा वो नहीं बल्कि खुद माँ करे। एक बार माँ शुरुआत करती, फिर वो अपनी माँ को भी बख्शने की मूड में नहीं थी। दिव्या ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अपने चेहरे पर कोई क्रीम मल ही रही थी कि आईने में उसे अपनी माँ की छवि दिखी। शोभा श्रीवास्तव के हाथ में एक ट्रे था जिस पर ऑरेंज जूस का ग्लास रखा हुआ था। दिव्या हैरान हुई। ये दुर्लभ मौका था जब उसने माँ को इस तरह का काम करते देखा था। मेड कहाँ है? बाजार भेजा है। चुकंदर लाना रह गया था। जूस भी आपने बनाया है? हाँ। पीकर देख कैसा लग रहा है। और आपका ग्लास? मैं नीचे ही रसोई में पी चुकी हूँ। माँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आओ, मुझे वाकई भूख भी लग गई है। दिव्या ट्रे से गिलास लेती हुई बोली, मैं बिस्किट और नमकीन मिक्सचर लेकर आती हूँ।
कहकर शोभा श्रीवास्तव वापस कमरे से बाहर निकल गई। दिव्या संदिग्ध हो चुकी थी। उसके कमरे में एक छोटा सा पाम ट्री का पौधा एक गमले में लगा हुआ था। दिव्या ने आधा से ज्यादा जूस गमले में डाल दिया, फिर इंतजार करने लगी। शोभा श्रीवास्तव भरे बदन की महिला थी। सीढ़ियां चढ़ने में भी उन्हें तकलीफ होती थी। ये भी एक कारण था कि वो मेड पर पूर्णतः आश्रित थी। शोभा श्रीवास्तव एक तस्तरी में बिस्किट और बीकानेरी भुजिया भरकर ले आई थी। आते ही उसने जूस के गिलास पर निगाह डाली। गिलास आधे से ज्यादा खाली हो चुका था। वो दिव्या के सामने बैठ गई, फिर बोली, जूस तो खत्म कर देती। पता नहीं क्यों जूस कड़वा लग रहा है। शायद कोई बीज भी क्रश किया गया होगा। मेरे से तो नहीं पिया जा रहा, तुम पीकर देखो। कहकर दिव्या ने जूस का गिलास माँ की तरफ बढ़ाया। मैं कैसे पी सकती हूँ? शोभा श्रीवास्तव हड़बड़ाकर बोली। क्यों क्यों नहीं पी सकती? मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा जूठा जूस कैसे पी सकती हूँ? माँ बेटी के जूठे का परहेज कब से शुरू हो गया? जब हम दोनों एक ही थाली में खा सकते हैं, एक ही गिलास से पानी भी पी सकते हैं, तो जूस से परहेज कैसा? शोभा श्रीवास्तव को कोई जवाब नहीं सूझा। माँ, मुझे याद है कि जब दीपक छोटा था तब उसका छोड़ा हुआ सेरेलैक भी तुम बड़े चाव से खा लेती थी। तुम्हें जूस नहीं पीना है तो मत पी, बहस क्यों करती है? कहकर माँ कमरे से बाहर जाने लगी। जूस तो मैं जैसे तैसे पी ही लूंगी, मगर बाकी दवाइयाँ जूस में घोलकर मत देना, बल्कि एमटीपी किट ही मुझे दे दो। मैं उसका कंपोजिशन और साइड इफेक्ट भी पढ़ना चाहती हूँ। शोभा श्रीवास्तव को काटो तो खून नहीं। वह पलटकर दिव्या की ओर हैरानी से देखी। तुम्हें पहले से मालूम था? दिव्या के होठों पर विद्रूप मुस्कुराहट रेंगने लगी। जरूर तुम्हें संध्या ने बता दिया था। क्यों किया ऐसा? इस बार दिव्या के होठों से नागिन की तरह फुफकार सी निकली। तो क्या करती मैं? जिस आदमी से हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे, वो तुम्हें तो अपनाना चाहता है, पर होने वाले बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कौन है वो महानुभाव? जयंत सिन्हा। तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही क्लास 2 ऑफिसर है। उसकी बीवी 3 साल पहले मर गई है। तुम्हारे ही उम्र का है और बिना बाल बच्चेदार है। यानी तुम जो भी कर रहे हो उसमें पापा की मर्जी भी है। हाँ, वे भी चाहते हैं कि तुम्हारा फिर से घर बस जाए, भले ही उसके लिए एक निर्दोष की हत्या हो जाए। जिसे तुम निर्दोष कह रही हो, अभी वो जीव नहीं है, बल्कि महज एक मांस का लथोड़ा भर है। एक समय मैं भी इसी तरह का लथोड़ा ही थी। देखो, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मैं खुद क्या चाहती हूँ, तो अब बता दो। मैं अर्चित की यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। इस घर में सभी अर्चित पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने मुझ जैसी भोली भाली लड़की को बहला फुसलाकर बर्बाद कर दिया, जबकि हकीकत यह है कि बेचारा मेरी पेंसिल भी बिना मुझसे पूछे नहीं उठाता था। वो मेरे पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी। जब उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, तब मुझे उसका फ्यूचर ब्राइट लगने लगा था, और वो मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ इंगेज न हो जाए, इसके लिए मैं उसे मौका देती थी कि वो जितना संभव हो सके मेरे साथ समय बिता सके। मेरी मर्जी के बिना उसने मेरी अंगुली भी नहीं छुई थी, न शादी से पहले न शादी के बाद। दिव्या, तुम बचपन से ही जिद्दी रही हो, हमेशा अपने मन की करती हो। एक बार माँ बाप की बात मान लो बेटी, तुम दुखी नहीं हो जाओगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो मेरे अंदर पल रहा है मैं उसकी हत्या हो जाने दूं? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सोचो, अजन्मे बच्चे से तुम्हें इतना मोह है, तो अपनी बेटी को तबाह होते मैं भी कैसे देख सकती हूँ? मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ। माँ, हो सकता है कि तुम अपनी जगह सही हो, पर अपनी जगह मैं भी सही हूँ। जो इंसान मुझे मेरे बच्चे के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, उसे मैं भी स्वीकार नहीं कर सकती, भले ही वो मेरा होने वाला पति हो या मेरा पिता हो। जब हमारी बात ही नहीं मानती थी, तो तुम्हें मेरे घर आना ही नहीं चाहिए था। शोभा श्रीवास्तव हताश स्वर में बोली। ठीक कहती हो माँ, मेरा यहाँ आना ही गलत था। खैर, पहला मौका मिलते ही मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। जल्दी ही मेरी सर्विस का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। शोभा श्रीवास्तव को और कुछ नहीं सूझा, तो वो दिव्या के कमरे से बाहर निकल गई। दिव्या ने घड़ी देखी। इस समय 7:30 बज रहे थे। उसने मोबाइल फोन उठाया और कैब बुक कर
फुर्ती से अपना सामान एक ट्रॉली बैग में पैक करने लगी। उसके पिता रात के 9 बजे के आसपास घर लौटते थे। मूल अपराधी उसके पिता ही थे, जिन्होंने मां के माध्यम से उसके गर्भस्थ शिशु की हत्या करनी चाही थी। अब उसके लिए इस घर का एक घूंट पानी पीना भी जहर पीने के समान था। पिता घर आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे। उसे दवाई भी जबरदस्ती खिलाई जा सकती थी। दिव्या ने अपने ऑफिस से संबंधित सारे कागजात और लैपटॉप एक ट्रॉली बैग में पैक किया और दूसरे बैग में अपने कपड़े और जरूरी सामान भरने लगी। कैब जब आ गया तो कैब ड्राइवर ने अपने आने की सूचना दी। दिव्या बिना मां से मिले सिर्फ मेड को बताकर घर से बाहर निकल गई। जब तक मेड शोभा श्रीवास्तव को खबर करती, कैब रवाना हो चुकी थी। रात के 8:45 बजने वाले थे। रामधन महतो खाना बनने के इंतजार में बैठे हुए थे कि डोरबेल बजी। आज शाम को ही वे पत्नी के कानों की बाली बेच चुके थे। एक तराजू, कुछ बाट और 2 बांस की टोकरी वे खरीद लाए थे। घर आते समय वे दाल, सब्जी और आटा भी खरीद लाए थे। भोजन अमीरों के लिए विलासिता पूर्वक उपयोग की वस्तु हो सकता था, पर गरीबों के लिए आवश्यक पदार्थ था। बिना खाए आखिर कितने दिनों तक रहा जा सकता था। सोनम, जो कि किचन में आटा मांड रही थी, किचन से बाहर निकलकर दरवाजा खोली। दिव्या पर उसकी नजर पड़ी तो वह अवाक रह गई। किसी अनिष्ट की आशंका से उसका दिल लर्जा। माँ, देखो कौन आई है, कहकर सोनम किचन की ओर भाग गई। अपने कमरे से निकलकर शकुंतला देवी ड्राइंग रूम में आई। अब तक दिव्या घर के अंदर आ गई थी और अपना दोनों ट्रॉली बैग कमरे के अंदर लाकर दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। रामधन महतो भी ड्राइंग रूम में आ चुके थे। सास, ससुर और ननद तीनों की हालत बद थी। आज शाम को ही तो उन्हें दिव्या के इरादों की भनक लगी थी। तीनों के चेहरे पर भय की छाया गहराने लगी। बहू, हमें घर से निकाल दोगी तो हम कहाँ रहेंगे? रामधन महतो के मुंह से पीड़ा भरा स्वर निकला। दिव्या के हृदय पर चोट लगा, उसके आंखें भर आई। बाबूजी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब एक साथ यहीं रहेंगे। दिव्या बहुत कठिनाई से बोल पाई। मगर आप तो कहती थी कि आप माँ बाबूजी को अपने साथ नहीं रखिएगा। सोनम सहमी हुई आवाज में बोली। वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ। मेरी औकात नहीं है कि मैं मेरे सास ससुर को अपने साथ रख सकूं। मैं खुद शरणागत हूँ। मैं खुद अपने सास ससुर के शरण में रहना चाहती हूँ, दिव्या बोली और झुककर शकुंतला देवी के चरणों में बैठ गई। पूरा परिवार हैरान परेशान था। लग रहा था कि ये सब भी दिव्या की कोई नौटंकी थी। कहीं मकान खाली करवाने की कोई चाल तो नहीं थी। बहू, इस घर में तुम्हें क्या मिलेगा? यहाँ तो 2 जून खाने की भी गारंटी नहीं है, जबकि तुम्हारे मायके में सब कुछ है। रामधन महतो बोले। बाबूजी, मेरे मायके में सब कुछ है, मगर मेरे बच्चे के बचने की कोई संभावना नहीं है। अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरे मम्मी पापा ही अपने नवासे या नवाशी की हत्या करवा देंगे, जबकि आपके पास और कुछ न हो, पर मेरे बच्चे की हिफाजत यहाँ से ज्यादा और कहीं भी नहीं हो सकती है। सोनम, खाना बाद में बनाना, पहले भाभी का कमरा तैयार कर। अब से बहू हमारे साथ रहेगी, शकुंतला देवी दृढ़ स्वर में बोली। सोनम, एक बात मैं तुमसे भी कहना चाहती हूँ, दिव्या बोली। क्या? मैं कल ही मेल करती हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति तुम्हें मिल जाए। नहीं भाभी, वो मेरी भूल थी जो मैंने लालच किया। मैं अपनी योग्यता से ही नौकरी प्राप्त करना चाहती हूँ। शाबाश, देख लेना, ये जज्बा तुम्हें बहुत जल्दी ही सफलता दिला देगा। और ये टोकरी तराजू यहाँ क्यों? ड्राइंग रूम में एक और रखी टोकरी पर नजर पड़ते ही दिव्या बोली। रामधन महतो संकोचवश चुप रहे। फिर दिव्या के दोबारा पूछे जाने पर शकुंतला देवी ने सारा किस्सा बता दिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने वाकई आप लोगों के साथ अच्छा नहीं किया था। आप कल ही ये टोकरी तराजू वापस कीजिए और माँ की बाली भी वापस सुनार से ले आइए। मगर पैसे मैं दूंगी। मैं आपकी बहू ही नहीं, अब से आपका बेटा भी मैं ही हूँ। बेटा, मुझे डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए। सिर्फ 6-8 महीने घर संभाल लो, फिर मैं गांव में बंटाई पर खेत लेकर खेती करवाने लगूंगा। रामधन महतो बोले। अब आप रिटायर हो चुके हैं। आप और माँ घर संभालिए। घर के लिए अर्थोपार्जन मैं करूंगी और सोनम की शादी भी वैसे ही धूमधाम से करवाऊंगी जैसे इसके भैया होते तो करवाते। रामधन महतो और शकुंतला देवी की निगाहें आपस में मिली। दोनों के होंठ थरथराए, मगर कंठ से कोई आवाज नहीं निकली। बाबूजी,
अर्चित की बड़ी अभिलाषा थी कि वे गांव की जमीन भी वापस खरीद लेते, मगर जिंदगी ने उन्हें मोहलत नहीं दी। माँ के गहने, एजुकेशन लोन का रीपेमेंट, बहनों की और खुद की शादी में भी बहुत खर्च करना पड़ा था। फिर मकान की किस्त, आप लोगों के भरण पोषण में भी उन्हें खर्च करना पड़ता था, जिसके कारण उनका हाथ जरा तंग रहता था। फिर भी वे अक्सर मुझसे कहते थे कि मेरा ख्वाब है कि मैं बाबूजी को फिर से हमारी बिकी हुई जमीन खरीद कर तोहफे में दूं। बेटे को याद कर बूढ़े माता पिता की आंखें भीग आई। तभी दिव्या का मोबाइल फोन बज उठा। दिव्या ने कॉल देखा तो कॉल उसके पापा का था। हेलो, वो धीरे से बोली। कहाँ हो तुम? पिता का कठोर स्वर। अपनी सही जगह पर, अपने सास ससुर के साथ, कहकर दिव्या ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और दिव्या ने जो निर्णय लिया था अपने सास ससुर के साथ रहने का, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें जरूर बताना। धन्यवाद।